हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लगभग 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे से एक बार चैप्टर क्या हो जाए बेटा, रिवाइज हो जाए और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चैप्टर हो रहा है। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देखे। आज हमें क्या करना है बेटा, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। पहला सवाल क्या है बेटा, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी को यूनिफाइड करने का जिम्मेदारी किसने ली थी। विक्टर इमैनुअल सेकंड, नेपोलियन बोनापार्ट, गिसिपी गैरिबाल्डी और ओटो वन बिस्मार्क। जर्मनी का यूनिफिकेशन करने की जिम्मेदारी किसके जरिए ली गई थी। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन ली गई थी जिम्मेदारी बेटा, इसके राजा थे जो प्रूशियन एम्पायर के अंडर में आता था बेटा, इसके राजा थे केजर विलियम वन और उनके चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क ने बेटा प्रूशिया की आर्मी की मदद से 3 युद्ध लड़े बेटा 7 सालों तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ओटो वन बिस्मार्क। क्योंकि जर्मनी यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट कौन थे बेटा, ओटो वन बिस्मार्क। इसमें एक सवाल भी था, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, कि एक आर्मी एक नेशन का आर्किटेक्ट कर सकती है। तो हाँ बिल्कुल, ओटो वन बिस्मार्क ने प्रूशियन आर्मी की मदद से ही ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध लड़े थे बेटा 7 सालों तक, और उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन का काम पूरा हुआ था। ये चीज हमने समझ ली थी। आगे देखते हैं बेटा, आगे सवाल क्या है, व्हाट डिड द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 एम टू अचीव। जो ट्रीटी ऑफ वियना यानी कि वियना की जो संधि हुई थी बेटा 1815 में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का यूनिफिकेशन करने का नहीं। द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज, ये हो सकता है, बाकी आगे के ऑप्शंस हम देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन नहीं, एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, मोनार्कीज को रिस्टोर करने का। ट्रीटी ऑफ वियना क्यों हुई थी बेटा, बैटल ऑफ वाटरलू याद आ रहा है बेटा आपको। बैटल ऑफ वाटरलू में ग्रेट पावर्स ने मिलकर बेटा, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर बेटा, ठीक है, वाटरलू, ये एक टी हटा दो, वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू जो कि 1815 में हुआ था बेटा, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट को ग्रेट पावर्स ने हरा दिया था। ग्रेट पावर्स कौन कौन सी थी बेटा, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। उन्होंने क्या किया था बेटा, नेपोलियन को हरा दिया था, और जिस टेरिटरी पे नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था उन टेरिटरीज के ऊपर कंजर्वेटिव्स या मोनार्कीज को स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मोनार्कीज को वापस से रिस्टोर करना बेटा। और इस ट्रीटी ऑफ वियना को लीड किसने किया था बेटा, आपको याद आ रहा है, ऑस्ट्रियन काउंसलर ने किया था। याद आ रहा है बेटा, मैंने बताया था आपको चैप्टर में, हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रियन चांसलर ने से क्या किया था बेटा, लीड किया था। और ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम क्या था बेटा, राजा मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। याद आ गया बेटा बात, मेटरनिक। इन्होंने क्या किया था बेटा, इस ट्रीटी ऑफ वियना को लीड किया था। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है क्या बेटा, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिबरलिज्म इन द 19th सेंचुरी। लिबरलिज्म, अब आईएसएम वर्ड आ गया है, तो आईएसएम का मतलब है एक तरीके की आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी जो कि फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। तो लिबरलिज्म किसको रिप्रेजेंट करता है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर एक एडल्ट को वोटिंग राइट्स हो, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सपोर्ट फॉर एब्सोल्यूट मोनार्की एंड द राइज ऑफ सोशलिज्म। इसको भी नहीं करता है, इसको भी नहीं करता है, इसको भी नहीं करता है। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी बेटा, कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए, साथ के साथ कानून की नजर में सब एक जैसे हो, किसी भी तरह के कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी बेटा न्यू मिडिल क्लास के जरिए दी गई थी बेटा, जो कि खिलाफ थे उन कंजर्वेटिव्स लोगों के खिलाफ जिनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते हैं। तो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ इज द राइट आंसर। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या बताती है, कि हर एक इंडिविजुअल को आजादी दी जाए, साथ के साथ कानून की नजर में सब क्या हो बेटा, एक हो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर में क्या हो बेटा, सब एक हो। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ 1840 ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेटअप की गई थी बेटा 1848 में, जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। याद आ रहा है बेटा, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें इलेक्ट किए गए थे। याद आ रहा है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका क्या एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव था बेटा, इसका डिक्टेटरशिप नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं, मोनार्की नहीं। तो राइट आंसर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप करना चाहती थी बेटा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1814 के अंदर। डेट बताऊं तो 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया था। और राजा जो थे बेटा से कौन थे बेटा, राजा थे इसके फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, है ना, यही थे ना बेटा, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ से बातचीत की गई थी बेटा, लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने क्या किया था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट करने के लिए मना
कर दिया था और आसपास की आर्मी की मदद से इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड जर्मनी। क्लियर है? चलिए, What was the main objective of the Zollverein? Zollverein क्या थी बेटा? Zollverein हमने पढ़ी थी बेटा, लिबरलिज्म का टॉपिक था जिसमें हमने इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करी थी। Zollverein क्या है? मिलिट्री अलायंसेस इन यूरोप नहीं, क्रिएशन ऑफ ए कॉमन करेंसी नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल लॉस ये भी नहीं थे। Zollverein क्या थी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी विदाउट इंटरनल टैरिफ्स। क्या थी बेटा? कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो जिसके अंदर कोई भी ज्यादा टैक्स वगैरह ट्रेड बैरियर्स उसमें नहीं लगाए जाए। तो राइट आंसर क्या है? ज़ोलवेरीन एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ये क्या थी बेटा? यूनियन थी। किसकी यूनियन थी बेटा? ट्रेडर्स की यूनियन थी बेटा। किसकी यूनियन थी बेटा? ये ट्रेडर्स, व्यापारियों की यूनियन थी बेटा ये ज़ोलवेरीन, और एस्टैब्लिशमेंट किया गया था इसमें यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी विदाउट इंटरनल टैरिफ्स। याद रह जाएगी बेटा बात? चीजें क्लियर है बेटा आपको? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या चीजें हैं बेटा? आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? अब इटली का यूनिफिकेशन कौन लीड किया था? करने में तो दो व्यक्ति थे बेटा इटली का यूनिफिकेशन लीड करने के, एक तो थे कैवियोर और एक थे बेटा गैरिबाल्डी। ठीक है, एक थे बेटा कैवियोर और एक थे बेटा गिसेपी गैरिबाल्डी। अब नेपोलियन थर्ड ये तो नहीं थे। ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया था। मजीनी इटली का यूनिफिकेशन नहीं करवा पाए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गिसेपी गैरिबाल्डी जिन्होंने, हम अगर बात करें इटली की, अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो सर्दन इटली वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है बेटा? ये सर्दन इटली वाला जो पार्ट है बेटा, इस सर्दन इटली के पार्ट को पीजेंट्स की मदद से क्या करवाया था बेटा? गिसेपी गैरिबाल्डी ने आजाद करवाने का काम करवाया था। और ये पीजेंट्स इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे बेटा, इसलिए जब गिसेपी गैरिबाल्डी ला तालिया वर्ड का इस्तेमाल करते थे कि हमारा इटली, तब इन पीजेंट्स को क्या लगता था कि ये बात कर रहे हैं किंग विक्टर इमानुएल सेकंड के बीवी को, किसी कहीं बीवी को तो उठा के नहीं ले गए। तो ला तालिया वर्ड भी उनको नहीं पता था कि हमारा देश इटली। तो पीजेंट्स की मदद से गिसेपी गैरिबाल्डी ने इटली के यूनिफिकेशन को काम कंप्लीट किया था। क्लियर है बेटा? चीजें क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या है? Which revolution spread the idea of nationalism across Europe in 1813-1848? वो कौन सा रिवोल्यूशन था जिसने नेशनलिज्म की आइडिया पूरे यूरोप में फैलाई थी? ये तो बच्चा जानता है, क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो बेटा। कौन सा? फ्रेंच रिवोल्यूशन। कब शुरुआत हुई थी बेटा इसकी? याद करो, क्लास 9th का रिकॉल करो। 14 जुलाई 1789। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी बेटा? फॉल ऑफ बेसाइल फोर्ट और जेल। फॉल ऑफ बेसाइल फोर्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं बेटा? फॉल ऑफ बेसाइल फोर्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं? जेल कह सकते हैं। और ये बेसाइल फोर्ट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। याद आ गई बेटा बात? ये सारी चीजें क्लास 9th में हमने पढ़ी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से। मुझसे पढ़ी होगी तो और भी जबरदस्त होगी। ठीक, चलिए 8th, व्हाट डिड द टर्म यंग इटली रिप्रेजेंट? ये यंग इटली, युवा इटली, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? कल्चरल मूवमेंट नहीं, सांस्कृतिक मूवमेंट को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी नहीं, रिलीजियस मूवमेंट को भी नहीं। अ सीक्रेट सोसाइटी एम्ड एट इटालियन यूनिफिकेशन, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका फॉर्मेशन किसके जरिए किया गया था? याद करो, वापिस से नाम लो उस किरदार का जो बहुत ही जबरदस्त किरदार था, गिसेपी मजीनी। जन्म कहां पे हुआ था इनका? जेनोवा में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1807 में हुआ था। दो सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था, कौन कौन सी? एक करी थी बेटा यंग इटली, और एक कौन सी करी थी बेटा? एक करी थी बेटा यंग यूरोप। इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए दो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था मजीनी साहब ने। तो यंग इटली किसको रिप्रेजेंट करता है? अ सीक्रेट सोसाइटी एम्ड एट इटालियन यूनिफिकेशन। बोलो हाँ या ना? यहां तक चीजें समझ में आ गई कि सारी की सारी? ठीक है, सिंपल है, ठीक है। चलिए 9 नंबर, Who founded the secret society known as Young Italy? अभी जस्ट वे देखो पीछे वाला आंसर बताया और ये वही आ गया। यंग इटली का फॉर्मेशन किसने किया था? तो याद रखना गिसेपी मजीनी। गिसेपी गैरिबाल्डी में मत जाना, गिसेपी मजीनी ने किया था। हालांकि दोनों मित्री थे बेटे, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ने इटली के यूनिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन यंग इटली और साथ के साथ ले लेते हैं बेटा यंग यूरोप, इन दोनों का फॉर्मेशन किसने किया था? गिसेपी मजीनी ने। और मजीनी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया था, किसने किया था बेटा? मेटेनिक ने किया था। मेटेनिक कौन थे बेटा? ऑस्ट्रेलियन काउंसलर। क्या बोला था मजीनी के लिए? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। याद आ रहा है बेटा? राइटिंग समझ में नहीं आया तो सुन लेना। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्या बोला था? कि हमारे समाज का, यानी कि मेटेनिक ने बोला था कि हमारे कंजर्वेटिव समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? कौन है बेटा? मजीनी है। याद रह जाएगा। चलिए, In 1848, which European country witnessed a widespread revolt that led to the abdication of its monarch Louis Philippe? ये भी सिंपल सा सवाल है बेटा। राइट आंसर सा क्या हो जाएगा बेटा आपका? फ्रांस। 1848 में वो कौन सी यूरोपियन कंट्री थी जिसने लुइस फिलिपी की सरकार को गिरा दिया था और वहां पे क्या हो गई थी बेटा? रिपब्लिक सेटअप हो गई थी। तो राइट आंसर क्या है उसका बेटा? फ्रांस, 1848 के रिवॉल्यूशन में।
व्हाट डज द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रिफर टू? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है? अ सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, a government that exercises unrestricted autocratic control, a coalition government, a type of religious movement। ये तीनों तो नहीं है। राइट आंसर क्या है? एक वो गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्शन लगाती है और ऑटोक्रेटिक कंट्रोल क्या करती है बेटा? पूरी तरीके से स्टैब्लिश करती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर एक इंडिविजुअल के हाथ में रहती है। हर किसी एक इंडिविजुअल के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? यहां तक चीज समझ में आ गई बेटा? आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं। What symbol did artists in the 19th century often use to personify the nation? जो आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी के, वो किस सिंबल का इस्तेमाल करते थे एक नेशन को पोर्ट्रेट करने के लिए? तो हमने क्या बात करी थी बेटा? एक एलिगोरिकल फिगर, यानी कि हम बात करते हैं एक फीमेल एलिगरी का इस्तेमाल करते थे बेटा फ्रांस के आर्टिस्ट। जैसे फ्रांस की अगर हम फीमेल एलिगरी की बात करें तो उसका नाम क्या था बेटा? मरियन। याद आ रहा है बेटा क्या नाम था? मरियन। और अगर हम जर्मनी की फीमेल एलिगरी की बात करें बेटा, तो जर्मनी की फीमेल एलिगरी कौन थी बेटा? जर्मेनिया। याद आ गई बेटा बात? ये राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, एलिगोरिकल फिगर, ताकि लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर कर पाए और जुड़ पाए लोगों से। चलिए, इन द 18th सेंचुरी विच एम्पायर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप? कौन सा एम्पायर यूरोप का पार्ट नहीं था? ऑटोमन एम्पायर ये तो था, रशियन एम्पायर ये भी था, हैब्सबर्ग एम्पायर ये भी था, मुगल एम्पायर नहीं था। मुगल एम्पायर यहाँ पे कहाँ आ गया? मुगल एम्पायर आ गया अपना बाबर इंडिया में। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो ये लो भाई, इंडिया अगर हमारा, यहां से हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा इंडिया है, तो ये इसका दिल्ली इसका सेंटर हो गया एक तरीके से देखा जाए। यहां मुगल एम्पायर सेटअप किया गया था। अच्छा, मुगल एम्पायर इंडिया में किसने सेटअप किया था बेटा? तो बाबर ने किया था। किसने किया था बेटा? बाबर ने किया था। बाबर ने कैसे किया था बेटा? यहाँ पे आके उसने लोधी डिनेस्टी को हराया था। लोधी डिनेस्टी कौन सी थी बेटा? हम बात करें तो वो याद आ रहा है आपको? क्या नाम था उनका? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, सिकंदर लोधी थे, इब्राहिम लोधी थे, वो थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा। वहां थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो सिकंदर लोधी थे, इब्राहिम लोधी थे, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़े हुए मुझे काफी टाइम हो गया है। हाँ तो लोधी डिनेस्टी को हराया था बेटा, और बाबर ने फिर मुगल एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। ये थी बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध था बेटा, हरियाणा में जो लड़ा गया था। ये पहला भारत का ऐसा युद्ध था जिसमें तोप का प्रयोग किया गया था, कैनन्स का प्रयोग किया गया था, कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके तहत मुगल एम्पायर सेटअप हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? ऑप्शन डी, मुगल एम्पायर जो है यूरोप का पार्ट नहीं था। द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 टुक प्लेस इन विच कंट्री? जुलाई रेवोल्यूशन कहां पे हुआ था? सबको पता है बेटा, जुलाई रेवोल्यूशन कहां पे हुआ था बेटा? फ्रांस में हुआ था। सिंपल सी बात है। इन विच ईयर डिड ग्रीस गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर? कौन से साल में ग्रीस ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी ऑटोमन एम्पायर से? 1830 था कि 1832 था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई थी शायद, है ना? ये मिसप्रिंट हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन में क्या हो गया था बेटा? कन्वर्ट हो गया था, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस क्या हो गया था बेटा? आजाद हो गया था। 1830 हम क्या बात कर सकते हैं बेटा? 1832 की हम बात कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, Which ideology became the basis of nationalist movement across Europe in the 19th century? वो कौन सी आइडियोलॉजी से जिससे लोगों के दिलों में नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रो हुए बेटा पूरे यूरोप के अंदर? वो कौन सी आइडियोलॉजी थी? कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्म नहीं है, सोशलिज्म नहीं, कम्युनलिज्म। ये आइडियोलॉजी कौन सी थी बेटा? लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म को भी हम दो तरीके से समझते हैं। एक डिमांड करी गई थी बेटा पॉलिटिकल बेसिस पर, और एक डिमांड की गई थी बेटा इकोनॉमिकल बेसिस पर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म क्या होता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर यहाँ पे ड्रॉप कर देना। क्लियर है बच्चों? चलिए, 16th हो गया, फिर क्या है बेटा? आगे चलते हैं। 17 व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना? ये वापस से वही आ गया, टू रिस्टोर प्री-रिवॉल्यूशन मोनार्कीज एंड बॉर्डर्स। ये तो अपने पढ़ ही लिया था, ये वापस से क्यों रिपीट हो गया भाई? इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 17। अभी काम क्यों नहीं कर रहा है? 18 हु वाज प्रोक्लेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली? इटली का जब यूनिफिकेशन हो गया था कैवियर और गिसिपी गैरिबाल्डी के जरिए, तो इटली के यूनिफिकेशन के बाद इटली का राजा किसको बनाया गया था? मजीनी नहीं, गैरिबाल्डी नहीं, नेपोलियन थर्ड नहीं, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को बनाया गया था यूनिफाइड इटली का पहला राजा। सरदानिया पियोडमेंट के राजा थे, जो 7 अलग अलग भागों में इटली बटा हुआ था। उसके जो लोकल प्रिंसिपल रूलर थे, सरदानिया पियोडमेंट एक स्टेट का नाम है, वहां के राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। What was the main aim of Metternich system? Metternich, ड्यूक मेटरनिक, याद है क्या? ऑस्ट्रिया का काउंसलर। इसका क्या था मेन सिस्टम? क्या था? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी क्यों फैलाएगा ये तो क्या था? ऑटोक्रेटिक था।
एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नहीं, प्रमोशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियलिज्म नहीं, सपरेशन ऑफ नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये सप्रेस करना चाहता था नेशनलिस्ट को, जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी सप्रेस करना चाहता था बेटा मेटेनिक, क्योंकि कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का आदमी तो जाहिर सी बात है कंजर्वेटिज्म को प्रमोट करेगा, ना कि नेशनलिज्म को या डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा। और लास्ट सवाल क्या है बेटा आज का, द आइडिया ऑफ अ नेशन स्टेट बिकम फुली स्टेब्लिश्ड इन यूरोप, नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो पूरे यूरोप में फुली स्टेब्लिश्ड कब हो गया था बेटा, तो याद रखना कब हो गया था बेटा, 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी होगी आपकी 1801 से लेकर 1899 तक, ये क्या हो जाती है बेटा आपकी 19th सेंचुरी हो जाती है। क्लियर है क्या बेटा, 19th सेंचुरी हो जाती है, तो 1801 से लेकर 1899 तक 19th सेंचुरी आपकी रहती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। और इसमें पूरी तरीके से क्या होता है बेटा, यूरोप के अंदर जो है नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट आ जाता है 1830 से लेकर 1848 तक, 1830 से लेकर 1848 तक रिवॉल्यूशंस का दौर शुरू हो जाता है, और उसमें काफी सारी जगहों पे जर्मनी का यूनिफिकेशन हमने देखा, इटली का यूनिफिकेशन हमने देखा, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हमने देखा, और इस तरीके से यूरोप के चैप्टर के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे होते हैं बेटा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय।